Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप सभी को 72वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से करीब 1 घंटे 22 मिनट का भाषण दिया, जिसमें न्यू इंडिया की तस्वीर से लेकर गरीबों और किसानों की तकदीर बदलने का भरोसा जताया। अपने 50 महीनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। लेकिन क्या इस भाषण में 2019 के लिए एक बड़ा सियासी संदेश था? क्या पीएम मोदी के भाषण में आज 2019 की सियासी जंग का बड़ा ट्रेलर छुपा था? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुलकर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर सवाल उठाया और 2022 के लिए कई बड़े लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए। तो क्या पीएम मोदी ये संकेत दे रहे हैं कि अगले साल उनकी वापसी तय है? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बतौर पीएम लाल किले से यह मोदी का आखिरी भाषण था और अब मोदी नहीं आने वाले हैं, जिसमें डायलॉग और कविता के अलावा और कुछ नहीं था। यह भाषण जीरो था, ऐसा विपक्ष कह रहा है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। लाल किले से 2019 की रणभेरी। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए ये तस्वीरें, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। लाल किले की प्राचीर से 82 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया की तस्वीर, किसानों और गरीबों की तकदीर बदलने से लेकर इशारों में 2019 के संग्राम का शंखनाद भी कर दिया। क्योंकि एक तरफ सरकार की उपलब्धियां थी, दूसरी तरफ पुरानी सरकारों पर प्रहार था और तीसरी ओर था 2022 का बड़ा लक्ष्य। देश वही है, सरकारी दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, निर्णय प्रक्रियाएं करने वाले लोग भी वही हैं। लेकिन 4 साल देश बदलाव महसूस कर रहा है। 2013 की रफ्तार से देखें तो एलपीजी गैस कनेक्शन, उस काम को पूरा करने में शायद 100 साल भी कम पड़ जाते। 13 की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करते रहते, ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम करते तो शायद पीढ़ियां निकल जाती। रेड टेप की बात करती थी, लेकिन आज रेड कारपेट की बात हो रही है। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी, लेकिन हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाए। उधर विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जानते हैं 2022 उनके लिए आने वाला है नहीं, तो वादा करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्ज है? आज का भाषण पूरी तरह से ऐसा है कि वही फिर पहले का गाली गलौज, सबकी आलोचना, विपक्ष की आलोचना। तो आज बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पीएम मोदी का आज का भाषण 2019 की जंग का ट्रेलर था? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2018 का भाषण, 2019 का शासन। और आज विश्लेषण सुनिए। लाल किले से 2019 की रणभेरी का विश्लेषण जोरदार है। 82 मिनट के भाषण में पीएम ने गिनवाई 50 महीने की उपलब्धि, 2022 का लक्ष्य रखकर विरोधियों को दिया एक बड़ा सियासी संदेश। एक तरफ अपनी सरकार का बखान और दूसरी ओर यूपीए पर जोरदार प्रहार किया गया। बेसब्र, व्याकुल जैसे शब्द बोलकर विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने एक तंज कसने की कोशिश करी और ये बताने की कोशिश करी मैं आखिर क्यों व्याकुल हूं और बेसब्र हूं। विपक्ष ने कहा बतौर पीएम लाल किले से ये नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण था और अगला भाषण बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार नहीं करेगी, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार करेगी, ऐसा अहमद पटेल ने बोला। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ जोरदार पैनल है। मेरे साथ स्टूडियोज में डॉक्टर संबित पात्रा इस बहस के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ घनश्याम तिवारी हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका भी घनश्याम जी स्वागत है। मेरे साथ शेष नारायण सिंह है, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। शेष जी आपका भी स्वागत है। मेरे साथ अतुल अंजान है जो कि बड़े नेता हैं, लेफ्ट के प्रोधा माने जाते हैं।
सीपीआई के बड़े नेता हैं, आपका भी सर स्वागत है। और मेरे साथ इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं अतुल अंजान आपसे। प्रधानमंत्री का 82 मिनट का भाषण, लगभग इस 1 घंटे 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने यह बोला कि मैं व्याकुल भी हूं, मैं बेसब्र भी हूं, और मैं इसलिए व्याकुल और बेसब्र हूं क्योंकि मैं भारत को ऊपर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन 2019 का एक शंखनाद भी था जिसमें पिछली सरकारों ने जो नहीं किया और जितनी धीमी गति से काम हुआ और इस सरकार में जितनी तेज गति से काम हुआ उसका भी खूब बखान हुआ। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल टोन सेट करी है 2019 के लिए लाल किले के प्राचीर से? अमीश जी, आपने बहुत सा विश्लेषण किया और मैं समझता हूं कि चुनाव की 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनको भी ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण किया। 82 मिनट का भाषण, इतना लंबा भाषण तो किसी प्रधानमंत्री का नहीं था। लग रहा था कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, एक ऐसा मरीज बोल रहा है जिसके अंग अंग में दर्द भरा हुआ है, आर्थराइटिस का शिकार है, गठिया रोग का शिकार है, हर तरफ से मरोड़ पेश कर रहा है। विपक्ष पर हमला, हमले पर हमला। अरे इससे क्या मिलेगा? अपनी बात करते, वो बात 20-25 मिनट में भी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा लक्ष्य है मेरा निश्चय है। लक्ष्य आपका क्या है? दोबारा प्रधानमंत्री बनने का। ये तो आप 2014 से ही लगातार बोलते जा रहे हैं कि 2024 तक ये सीट खाली नहीं है। जी। आपका लक्ष्य क्या? आप किसकी जंजीर तोड़ना चाहते हैं? मैं समझ गया, जंजीर तोड़ना चाहते हैं। किससे? वो जंजीर से ग्रसित है अपनी ही पार्टी के। आडवाणी जी उनको घेरे हैं, उनको शत्रुघ्न सिन्हा घेरे हैं, उनको सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा घेरे हैं, उनके अपने सहयोगी घेरे हैं, शिवसेना उनको घेरे हैं। उस जकड़ से आप निकलना चाहते हैं तो रास्ता है। लेकिन आपने क्या बताया? लिंचिंग पर आपने कुछ बोला नहीं, भीड़ प्रायोजित हिंसा पर कुछ बोले नहीं आप। जो देश का मुद्दा है, मुजफ्फरपुर और देवरिया में जो आपकी सरकारों के राज में जो देह व्यापार की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है और महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, उस पर आपने कोई बात नहीं की। मैं संबित करता हूं, आपने तो सिलसिलेवार तरीके से आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस का पुरजोर तरीके से मानना है और अहमद पटेल ने बहुत खुले रूप से एक बात को बोला कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी का तो आखिरी भाषण था, अगला भाषण बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार नहीं करेगी। और अभी अतुल अंजान ने जो बातें बोली उसका जवाब 50 सेकंड। देखिए अमीश भाई, पहले आपको हमारे पैनल में जितने भी बैठे हैं बंधु और आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस के लिए। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अतुल अंजान, जिनको मैं बड़ा चाहता भी हूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे आज के दिन कि प्रधानमंत्री एक मरीज हैं और प्रधानमंत्री आर्थराइटिस और गठिया के मरीज की तरह बात कर रहे थे। देखिए आज 15 अगस्त है, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। वो गठिया है, उनको आर्थराइटिस हैं जी। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग आप जैसे बड़े चैनल में प्रधानमंत्री के लिए आज के दिन होना नहीं चाहिए। और आर्थराइटिस और गठिया के मरीजों को इतने निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि गठिया का जो मरीज होता है और जिसको आर्थराइटिस होता है वो घटिया लोग होते हैं। इस प्रकार की भाषा किसी मरीज के लिए भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे जितने भी मरीज संसार में हो उनको ईश्वर स्वास्थ्य प्रदान करे। अब हम विषय पे आते हैं। अभी इनका कहना था कि लक्ष्य, नरेंद्र मोदी जी को सपना दिखता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लक्ष्य आपके यहाँ, आपके सीपीआई के तो एक भी सांसद नहीं है, आप भी तो लक्ष्य देख रहे हैं पीएम बनने का। जिसका एक भी सांसद नहीं है वो लक्ष्य देख सकता है। देखना सर मैं कंप्लीट कर लूं कोई सांसद है, सांसद है, एक सांसद 2 सांसद हो सकते हैं। आपसे ज्यादा बताइए, एक सांसद 2 सांसद 2 थे, हमारे 3 हैं। ठीक है, 2-3 सांसद आपके 2 थे ना एक वक्त, उससे ज्यादा है आपके चलिए 3 है। नहीं एक वक्त आपके 2 ही थे सर। सुन लीजिए तब 3 थे। ये 3 सांसद होकर सपने देख सकते हैं, बिल्कुल सपना देखना कोई बुराई नहीं है, लक्ष्य रख सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है जी। मगर प्रधानमंत्री अगर लक्ष्य रखें और सपना देखें अपनी पार्टी के लिए तो ये बुरी बात है जी। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में केवल और केवल हिंदुस्तान के विषय को रखा। उन्होंने 3 चीजें की है। 2013 से कंपेयर किया कि 2014 से जब हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार बनी, तो किस प्रकार एक स्पीड और एक नेचर ऑफ डेवलपमेंट अलग था। एक सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया वो केबल नेटवर्क का था, जो फाइबर ऑप्टिक केबल का। 59 फाइबर ऑप्टिक केबल, अमीश जी रुकिए 2 मिनट रुकिए। 59 फाइबर ऑप्टिक केबल, आपको जान के आश्चर्य होगा, 2011 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार ने बिछाई थी। हम सरकार में आए 4 वर्षों में 2 लाख से अधिक फाइबर ऑप्टिक केबल बताया। तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं पीढ़ियां लग जाती। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 पर कांग्रेस कह रही है बतौर प्रधानमंत्री आखिरी भाषण था, विपक्ष कह रहा है ये आखिरी भाषण था। कांग्रेस क्या कहेगी? चला चली
की बेला है, अब नमस्कार करिए और निकलिए। नहीं, कांग्रेस और क्या कह सकती है, मगर आप ये बताइए जी, कांग्रेस के अहमद पटेल इतने बड़े गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं, जब माइक उनके सामने था तब भी उनके मुंह से निकला नहीं कि राहुल गांधी फहरा सकते हैं। आप सोचिए, मतलब उदासीनता की पराकाष्ठा है, अपने नेता का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। ये सपने देखेंगे, ये अपनी पार्टी को आगे लेके जाएंगे। मैं मोहम्मद खान बताइए, सुलेमान मोहम्मद खान के पास में चलता हूं। सुलेमान खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास भी मैं चलूंगा। अतुल अंजान कुछ 30 सेकंड के लिए कहना चाहते हैं। अतुल अंजान, मैं पहले मौका देता हूं संबित पात्रा की बात का जवाब। अतुल अंजान 30 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं जो हूं शब्दों को मरोड़ता नहीं हूं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने किसी ने भाषण किया था नीचता का, तो उन्होंने नीच नीच करके उसको चला दिया। हमने अर्थराइटिस की बात कही तो उन्होंने सारे अर्थराइटिस के रोगियों को बात कर लिया। मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जिस तरह से वो चुनाव प्रचार में लग गए, जो पार्लियामेंट में बोलते थे, जनसभाओं में बोलते थे, वही लाल किले का प्रयोग कर लिया। कौन सी नई बात कर दी, कौन सा नया बात है? इन्होंने क्यों कहा गठिया हुआ है? बीमार तो नहीं है वो, बीमार ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। मैं आप बड़े भी हैं और ये एक इतना महत्वपूर्ण चैनल है। प्रधानमंत्री बीमार है, उनको गठिया है, अर्थराइटिस है, गठिया के मरीज की तरह बोल रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बिल्कुल बचना चाहिए। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे किसी से मैं पूछने वाला नहीं हूँ। प्रधानमंत्री बीमार हैं और वो रोगी हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूँ और मुझे लगता है अमीश भाई आपको भी उनको गठिया है, उनको गठिया ये क्या दिखा रहे हैं कि उनके हाथों में सूजन हो रखा है? क्या है, कैसी बात है? हाथों में मुझे लगता है कि गठिया इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, आपको भी पार्टी के नेता है शत्रुघ्न सिन्हा। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा आपकी पार्टी के नेता, उनको समझाइए। तो वहाँ गठिया और अर्थराइटिस ना गठिया और अर्थराइटिस पे डिबेट है और ना ही प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा निवेदन है, आज 15 अगस्त है। सबसे पहले सुलेमान खान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों आखिरकार अहमद पटेल ने यह तो बोला कि सरकार बीजेपी की अगुवाई वाली नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया? क्या भरोसा नहीं है उतना, या फिर आपको लगता है कि मोदी की बात में थोड़ा दम है? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने 2022 के विजन की भी बात करी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, यौम आज़ादी की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे देश को। और देखिए, अहमद पटेल साहब का जो बयान है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में बेहाल हुआ है, इकोनॉमिक फ्रंट पे, एग्रीकल्चरल फ्रंट पे किसानों का जो बेहाल हुआ है, 35 किसान रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, एक इतिहास का रिकॉर्ड बना दिया कि 70 पार कर गया रुपया डॉलर के मुकाबले। जो 60 महीने के लिए मोदी जी ने कहा था मुझे सत्ता दे दो, मैं अच्छे दिन ला दूंगा, आज अच्छे दिन की बात उन्होंने लाल किले से नहीं कही। आज कहते हैं कि आयुष्मान भारत, आज हेल्थ स्कीम की बात करते हैं, ये नहीं बताते कि बजट में उस हेल्थ स्कीम का जो कहते हैं 50 करोड़ भारतीयों को फ़ायदा मिलेगा, उसका रुपया कहाँ से आएगा। आज वो प्रतापगढ़, देवरिया, मुजफ्फरपुर, भोपाल शेल्टर होम्स में जिस तरह रेप हो रहे हैं उसकी बात नहीं करते। आज वो नहीं कहते कि उनके मंत्री एक रेप एक्यूज्ड हैं, उनके मंत्रिमंडल के, उसके बारे में उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं याद आती। सुलेमान खान, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने 2019 के लिए पॉलिटिकल टोन सेट करी है? क्या ये 2018 का भाषण था और 2019 के लिए शासन था? इस सवाल का जवाब क्या है? 30 सेकंड में आपको और देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले दिन से, जिस दिन से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, उस दिन से राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और उन सारे राजनीतिक भाषण, सारे जुमले साबित हो चुके हैं। आज भी उन्होंने उसी तरह का भाषण दिया। आज वो रफेल डील पे, रफेल घोटाले पे चुप थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि नोटबंदी इतना पॉपेंट शो के साथ हुआ था, नोटबंदी में कितने नोट गिने गए, ये नहीं बताया कितना पैसा जमा हुआ। के बारे में काफी बड़ी और बात जहां बोली। तक 2019 की बात है, उन्होंने बोला कि पिछली सरकारों में जो काम होते नहीं थे उनको हमने प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं बचा है। पूरा देश खिलाफ है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा का जो मिस गवर्नेंस था वो देश के सामने। ठीक है। रफेल डील पर नहीं बोले, ये कांग्रेस की आपत्ति है। रफेल पे नहीं बोले, किसान 35 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं उस पे बोले। देखिए, दलित एट्रोसिटीज पे बोले। मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुलेमान खान, महिलाओं के बलात्कार पे सुलेमान खान आपने बोल लिया। अब संबित पात्रा का जवाब सुनिए, फिर घनश्याम तिवारी और शेष जी हैं। ठीक है सर, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। सुलेमान जी, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, अगर ऐसे ही आप करेंगे तो आप जब बोलेंगे मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, कुछ लाभ नहीं होगा अगर हम लोग एक साथ बोलेंगे तो। सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, पहली बात है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़ों के साथ पूरे पक्ष को रखा है।
उन्होंने कहा जिस प्रकार आज हिंदुस्तान छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी पूरे विश्व का बन गया है, और परिस्थिति भी गिनाई कि 2013 से पहले किस प्रकार इंडिया को फ्रजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था और इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क माना जाता था, ये पूरे विश्व में हम सब जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा, और उसका नतीजा हमने देखा था। आज किस प्रकार से फ्रॉम फ्रजाइल 5 टू फैबुलस फ्यू ये जो सफर तय हुआ है। चंद दिनों पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा है कि आने वाले 30 वर्षों तक भारत ही अगुवाई करेगा विश्व की इकोनॉमी को। आपने देखा है कि ब्रुकिंग्स की जो रिपोर्ट आई है अमेरिका की, उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर, BPL लाइन से ऊपर 5 करोड़ लोगों को विगत 2 वर्षों में। पॉलिटिकल भाषण था। देखिए ये आप जो प्रधानमंत्री ने पॉइंटर्स बोले उसका व्याख्यान कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉलिटिकल भाषण था 2019 की टोन सेट करने के लिए? नहीं, रिपोर्ट आप नहीं, क्योंकि बोला गया कि यूपीए की सरकार में जितना धीमी गति से काम हो रहा था, यानी पिछली सरकार में जितना धीमी गति से काम हो रहा था, उससे कई ज्यादा तेज गति में अब काम हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल भाषण नहीं था क्या? देखिए अमीश भाई, रिपोर्ट कार्ड क्या होता है जी, जब इस टर्म का अंतिम भाषण हो रहा हो और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा, इस प्रकार की अपेक्षा देश की जनता रख रही हो, तो रिपोर्ट कार्ड में हमेशा कंपैरेटिव डाटा होता है, क्या था पहले और क्या अवस्था है, किस प्रकार पहले फ्रजाइल 5 था अब। और उन्होंने टैक्स के बारे में बात की, कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। मोदी टैक्स 2013 से पहले किस प्रकार। सुलेमान जी अपनी टर्न का वेट करिएगा, घनश्याम तिवारी भी यहाँ पे विरोधी। सुलेमान खान जी आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा। 10 सेकंड में कंप्लीट आपकी अनुमति। नहीं, आप फिर करिएगा कंप्लीट। 10 सेकंड का 20 सेकंड लीजिएगा। घनश्याम तिवारी अभी तक डिबेट में नहीं है। घनश्याम, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री ने बोला बेसब्र हूं, व्याकुल हूं देश की तरक्की के लिए, और साथ ही साथ एक और बात प्रधानमंत्री ने बोली रिफॉर्म, प्रधानमंत्री ने बोली रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन है अपने मन में आत्मविश्वास भरने का कि देश के लिए कैसे काम कर सकें। जहां तक प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात है, अगर मैं देखूं 2014 का भाषण जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था और उससे आज के भाषण का आकलन करूं, वो एक विजनरी भाषण था, जहां पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोशल हार्मनी के बारे में कहा कि हम 10 साल तक एक मोरेटोरियम लेते हैं कि किसी तरह की नफरत नहीं फैलाएंगे, किसी तरह की बंटवारे की राजनीति नहीं करेंगे। वहां पे उन्होंने मेक इन इंडिया का ऐलान किया, जनधन का ऐलान किया, कहा कि हम डिजिटल एजुकेशन गाँव तक पहुंचाएंगे। उन्होंने एक और बात कहा, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने एक और बात कही कि घोषणाएं जो पूरी नहीं होती निराशा जागृत करती हैं। और उन्होंने आदर्श ग्राम की बात की थी, कहा था कि एक सांसद 1 ग्राम ले लेगा, एक विधायक एक ग्राम ले लेगा। इनके बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं। इस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का जिक्र नहीं किया, मेक इन इंडिया का जिक्र नहीं किया, आदर्श ग्राम का जिक्र नहीं किया, उन घोषणाओं का जिक्र नहीं किया जिनके बारे में वो कह रहे थे। बेसब्र का जिक्र। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी बेसब्र है, व्याकुल है, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तेरी बेचैनी में सुकून है मुझे, तेरी बेचैनी में सुकून है मुझे, तेरे सुकून ने बेचैन कर दिया था। जब तक प्रधानमंत्री सुकून से थे, ठीक है, लोग बेचैन थे, कुछ हो नहीं रहा है देश में, तो इतने सुकून से क्यों है। आज अगर वो कहते हैं कि बेसब्र हैं, बेचैन हैं, तो वो भी जानते हैं कि उनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ है। अगर पूरा भाषण, एक बात जिस पर आपका फोकस नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए बड़ा संदेश दिया, तो उन्होंने 2022 तक की योजनाओं की बात करी, यानी उनको भरोसा है कि 19 में वो आ रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं, आप कह रहे हैं आखिरी भाषण है, वो कह रहे हैं 2022 में विजन की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, देश की जनता तय करती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को मानता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और ये भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश के ईमानदार जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज दिया, इसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने अपने 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसकी मजबूती नहीं दिखा पाए। जब एक आखिरी बात बोलूंगा, जब उन्होंने पहला भाषण दिया था तो उन्होंने 1947 से लेकर 2014 तक की सभी सरकारों को धन्यवाद दिया था। इस भाषण में 2013 से अपनी कहानी बताने लगे, वो भी कहानी अधूरी है। ठीक, देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के मजबूती को नहीं दर्शाया, तो मैं इसी को बता रहा था, अब कंप्लीट कर लूँ। आप देखिए, टैक्सेशन किसी भी देश की इकोनॉमी में सबसे मजबूत पॉइंट टैक्सेशन को माना जाता है। किस प्रकार पहले डायरेक्ट टैक्सेशन जो था वो मात्र 3.75 करोड़ लोगों का था, और वो एक्सेसिव अब बढ़कर कैसे 6.75 करोड़ हो गए हैं, लगभग दुगुना हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पहले 70 लाख लोग थे, इसमें कंपनीज थी, अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आप देखिए 1 करोड़ सर, पर ये तो ये बिल्कुल ये जानकारी हमारे पास भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला 2022, यानी आपको भरोसा है 19 में आप आ रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, मैं अमीश भाई, मुझे कंप्लीट तो करनी है। जी अमीश भाई, देखिए, आप भी बहुत सालों से पत्रकारिता में हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मूर्धन्य लोग हैं जी। आप ये बताइए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले 2014 से पहले कितनी बार हम लोग 15 अगस्त को बैठ के डिबेट करते थे, और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, हाँ, एक
कर्जरी ग्लांस कहते हैं ना, उठ के सुबह देख लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या बोल रहे हैं, आदर करता हूं मैं उनका, मगर इस प्रकार एक बेचैनी नहीं रहती कि हम देश के हर पॉइंट का रिपोर्ट कार्ड के रूप में हम सुने, उसको जाने, उसके विषय में चर्चा करें। ये देश में हो रहा है, कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं? वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के पास आज एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार है। मायावती जी जो कह रहे थे ना, मजबूत सरकार वो नहीं है। शेष जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और ये 15 अगस्त स्पेशल है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और ये इस धमाकेदार शो में आज मेरे साथ डॉक्टर पात्रा, सुलेमान खान, घनश्याम तिवारी, शेष नारायण सिंह और अतुल अंजान है नेता, वरिष्ठ नेता सीपीआई के। शेष जी, आपके बाद आता हूं, इस दौर की शुरुआत आप ही से करता हूं। इस भाषण के अंदर हमें क्या 2019 का शासन देखने को मिला? प्रधानमंत्री को लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि 19 में वो रिपीट हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, वो तो उनको कॉन्फिडेंस है, होना चाहिए, उसमें तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो एक इतिहास के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल बोलिए, मैं क्यों पॉइंट। अब हर आदमी का सपना होता है जवाहरलाल नेहरू बनना, लेकिन बनना तो बहुत मुश्किल है। तो जवाहरलाल नेहरू के लेवल का भाषण तो कोई दे ही नहीं सकता, वो तो लेट्स फॉरगेट अबाउट। वो 17 स्पीचें उनकी जो हैं वो इतिहास की धरोहर हैं, वन। दूसरा, मोदी जी को अब जैसे घनश्याम ने पॉइंट आउट किया, 2014 में जो उनका भाषण था, उन्होंने विजन बताया था कि ये हम करेंगे देश के लिए, और एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था राजनीति में बहुत बड़ा। जी। अब सारी बातों का एनालिसिस करना मेरा संभव है न समय है। एक पॉइंट जो उन्होंने कहा था, पॉलिटिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? उनका उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि 10 साल तक सन्नाटा खींच लो, कहीं भी कोई किसी पर नफरत की बात न हो, हेट न हो, दंगा न हो, कत्ल न हो। ये बात उन्होंने कही थी, और जिस कॉन्फिडेंस से कही तो बांकपन का मैं कायल हूं, और मैं उसकी उम्मीद कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि पिछले 4 साल में हर कोने में कम्युनल लेवल पे, नफरत के लेवल पे कत्लो गारत हुआ है। और आज उस पॉइंट को अगर मोदी जी ने एडमिट ही कर लिया होता कि भाई हमने कहा था, गलती हो गई, अगले 5 साल में ठीक कर देंगे, तो मेरे लिए हिंदुस्तान के एक आम नागरिक के रूप में मैं बहुत खुश हो जाता। वरना उन्होंने जो कहा है भाई 2019 का चुनाव होने जा रहा है, और मोदी जी ने जो डिलीवर किया है, ठीक है, वो उसको उन्होंने अगर कहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलती की है, और वो उनको करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें उनको कहना चाहिए जो, अगर महान वो होता जो एडमिट कर ले कि भाई इस मामले पे, नफरत वाले खेल पे हमसे गलती हो गई, अगली बार कहना चाह रहे हैं। संबित भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित 30 सेकंड आपके और फिर 40 सेकंड अतुल अंजान के। देखिए, शेष जी तो पत्रकार है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनका सम्मान ही करूंगा और कभी भी उनकी बातों पे रिएक्ट नहीं करता। मगर अभी शेष जी ने भी रेफर किया घनश्याम जी को। घनश्याम जी ने कहा 2014 में बहुत बढ़िया भाषण था और विजनरी भाषण था। 2014 में भी घनश्याम भाई जी के साथ बैठा था, उस समय भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए, इनको रेट्रोस्पेक्टिवली शेषनारायण सिंह ने नफरत की बात करी। नहीं, सुनिए, मैं उसका जवाब देता हूं। ये ऑपोजिशन को रेट्रोस्पेक्टिवली जाके वो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लगते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली 2014 का भाषण अच्छा लगता है। उस समय, जिस समय वो होते हैं, उस समय वो सब कुछ घृणा करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे नफरत के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नफरत पे आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कानून अपना काम करे कि 19 में वो वापस आ रहे हैं, इसीलिए 2022 के विजन की बात कर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए बेसब्र और व्याकुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो व्याकुल भारत तो है ही है, क्योंकि व्याकुलता है कि 2019 के बारे में क्या होगा, मैं चुनाव में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कहीं चुनाव से पहले इन 3 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हमारी कलई न उतार दें। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो कहते पिछली सरकार धीरे चल रही थी, तेज चल रहे थे। हाँ, पिछली सरकार के प्रधानमंत्री बहुत धीरे धीरे बोलते थे, ये हमारे प्रधानमंत्री बड़ी तेजी से बोलते चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अभी उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि 45 लाख लोग को रोजगार फॉर्मल सेक्टर में मिला है, और बाकी कुल मिला के 1 करोड़ लोगों को मिला है, जबकि 2 करोड़ लोगों को हर साल 70 लाख लोगों को फॉर्मल करेक्ट कर दीजिए। 45 लाख लोग केवल 7 महीने में, 1 वर्ष में 70 लाख। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा था। एएनआई को क्या कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आपने तो भाषण में कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर एक के जनधन खाते में दे देंगे, हम सारा विदेशी से काला धन ले आएंगे। उसकी तो कोई बात आपने की नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने ये नहीं की, ये जो नोटबंदी का क्या प्रभाव हुआ, इस नोटबंदी के बारे में आपने नहीं कहा।
दुनिया आज कहा जा रहा है, कंप्लीट कर ले, फिर IMF मैं ने ये कहता हूं। कहा, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा। देखिए, आज जहां वही जहां पूरा तक आदर्श हो गया। जॉब्स के विषय में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है मेरे बड़े भाई अतुल अंजान जी ने पूरी तरह से उसे पढ़ा नहीं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप देखिए 7 महीने में 45 लाख और 1 वर्ष में 70 लाख का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने दिया था, इसलिए आंकड़ों में कहीं गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक आपने कहा कि बाकी मुद्दों पे काले धन पे क्या हो गया, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल डिटेल में काले धन के विषय में बात की। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 30 वर्षों से वो नोटिफाई नहीं हुआ था, वो अब जाके नोटिफाई हुआ। क्या कारण था? 90,000 करोड़ रुपया, कोई 1-2 करोड़ रुपया नहीं, 90,000 करोड़ रुपया बिचौलियों का बचाया प्रधानमंत्री जी ने। कैसे बचाया? 6 करोड़ फेक राशन कार्ड इत्यादि, जो लोग जो लोग कंप्लीट कर लूं, जो लोग पैदा नहीं हुए थे उनका नाम आया हुआ था। तो मैं आज सवाल पूछता हूं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो महागठबंधन नहीं, अतुल अंजान तो जवाब देंगे, उनके तो पहले कांग्रेस वाले से पूछिए कि इतने वर्षों तक पावर कॉरिडोर में इनके बिचौलिए क्यों घूम रहे थे, पावर कॉरिडोर में मिडिलमैन क्यों घूम रहे थे, ये क्वात्रोची और मिशेल क्रिश्चियन क्यों घूम रहे थे, करोड़ों रुपए अपने जेब में लेके जा रहे थे। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। 30 सेकंड अंजान साहब को दीजिए, पहुंच रहा है। घनश्याम तिवारी, अतुल अंजान 30 सेकंड। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोग लेके जा रहे हैं जाली जो है राशन कार्ड से, और देश के राशन कार्ड खाली नहीं, आप सुनते नहीं भाषण को भी। वो कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका पैदाइश ही नहीं हुआ था और फर्जी तरीके से नाम था। बहुत सारे स्कीम्स में संविधान के बीच में नहीं बोले थे, आपको भी रुकना चाहिए। 6 करोड़ लोगों का नाम राशन कार्डों में था ना, जो जाली थे। और आप राशन कार्ड नहीं सर, सभी स्कीमों को मिला के बोल रहे हैं। अरे आगे मैं कह रहा हूं ना, सभी बोल रहा हूं। आप 6 करोड़ कह रहे हैं, देश के खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं, रामविलास पासवान जी, परसों नरसों उनका बड़ा भारी अमर उजाला में छपा था कि 12 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो सारी चीज को लूट ले जा रहे हैं। कौन सही बोल रहा है? ठीक है, सुलेमान खान की बात मुझे जाने दीजिए। अतुल अंजान, आपने भी अपनी बात को कह लिया। सुलेमान खान, एक घंटा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि संबित ने कांग्रेस को टारगेट करा। सुलेमान खान, प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि मैंने दिल्ली से पावर ब्रोकर लॉबी को समाप्त कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? और संबित पात्रा का भी इशारा वही था। देखिए, मैं पहले तो संबित जी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा मॉब लिंचिंग पे के कानून अपना काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है। राजस्थान में पेलू खान को जिन्होंने मारा उन सबको क्लीन चिट मिल गई, उस पर आपका क्या कहना है? नजीब कहाँ गायब हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? और तमाम लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पे आपका क्या करा सरकार ने? सिर्फ जबान से ये डिबेट नहीं है। प्लीज एक बात का जवाब दे रहा हूं मैं। सर, मैंने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिए। दिल्ली में पावर ब्रोकर लॉबी समाप्त हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात कहना चाहता हूं। एक बात कही उन्होंने, संबित पात्रा जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उसका मैं जवाब दूंगा, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। इसीलिए मैंने ये बात का जवाब दिया। मैं लिंचिंग पे डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप नहीं चाहते मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूं सरकार से कि 2 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था, तो आप 1 करोड़ की आज, और सारा डेटा फर्ज्ड है। आपने जो ऑफिशियल डेटा निकलता है, ऑफिशियल डेटा निकलता है सरकार का, वो भी निकालना। अच्छा ठीक है, सुलेमान, आपने अपनी बात को रख लिया। और जहां तक पावर ब्रोकिंग की बात है, ये बताएं डिमोनेटाइजेशन में आज तक आप ये नहीं बता पाए कि कितना पैसा जमा हुआ। कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स वॉल्यूम्स। आज हिंदुस्तान में आप आंख बंद करके देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने काम किया है, जिसने मेहनत किया है, वो कॉन्फिडेंस से क्यों ना बोले? पर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस है कि 2019 में आप नहीं आ रहे। नहीं, किसका आपका नमस्कार? किसका? वो अपने घर के अंदर कुछ भी बात करते रहे, पहले तो ये एक दूसरे को तो नमस्कार। अहमद पटेल ने बात बोली। पहले मैं बोल रहा हूं, अहमद पटेल जी को बोल रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, पहले एक दूसरे को तो नमस्कार करिए। क्यों नहीं किया? डेप्यूटी चेयरपर्सन का जब चल रहा था चुनाव राज्यसभा में, तो कम से कम दूसरी पार्टियों को नमस्कार करते। नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय नमस्कार करते। उस समय तो पीठ दिखा के खड़े थे, कोई किसी को वोट नहीं दे रहा था। अब ये नमस्कार करेंगे? काय का नमस्कार करेंगे? और देखिए, मैं आज बिल्कुल एक यंग इंडियन के रूप में बोल रहा हूं, ये जो कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री का आज हमने देखा है, नहीं देखा है हमने आज लाल किले के ऊपर से, यही कॉन्फिडेंस भारत को चाहिए। कब तक ये भारत सोया हुआ हाथी बना रहेगा? When will India become the rising marching elephant is the question। और आज वर्ल्ड बैंक कह रही है और बड़े-बड़े संस्थाएं कह रही हैं कि इंडिया मार्चिंग एलिफेंट बन गया है। अतुल अंजान, चाहिए या सोया हुआ एलिफेंट और साइकिल तो मार्च कर रही है उत्तर प्रदेश में। सॉरी एलिफेंट उसी के चलते बोल दिया है, मायावती नाराज हो जाएंगी। ओके, अतुल अंजान वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अतुल अंजान, रिएक्ट टू संबित पात्रा।
देखिए, आप बहस को सरकार भी टेढ़ा कर रही है, प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया। देश के लोग आज ये जानना चाहते हैं कि आप बार बार पुतिन के पास क्यों जाते हैं। पुतिन? आप क्यों बार बार 2 महीने में 3 बार आप जिनपिंग के पास क्यों गए? ये किस तरह की नहीं, आप पुतिन नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं। पुतिन इस वक्त भारत की सरकार के नए गॉडफादर हो गए। नहीं, पुतिन नहीं है। देश को जानने का हक है कि प्रधानमंत्री क्या अनौपचारिक बात कर रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं विदेश नीति में। देश को यह भी जानने का हक है। ये देखिए, मिमिक्री मत कीजिए, जरा सुनिए ना। मैं जानता हूं बताइए, आप 15 अगस्त के स्पीच में पुतिन को बुलाएंगे तो क्या करें हम, बताइए। प्रधानमंत्री है जो भाग गया डर के। नहीं, सुनिए ना, मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया वो काला नोट? कह रहे थे कि देश के अंदर जाली नोट चल रहे हैं। कितने जाली नोट है इसकी बताइए। नहीं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि डर से भाग रहे हैं? जाली नोट कितने हैं बताओ ना। हम 50 दिन में सब देश के सामने बता देंगे। 50 दिन में कितने काला धन हुआ, कितने जाली नोट इस देश के। नोटबंदी बार बार मुद्दा बनाना चाह रहे हैं सर। नोटबंदी को मुद्दा बनाना तो उस समय इन्होंने हर दिन नोटबंदी के जेब कटे थे ना, काले धन रखे थे। जनता ने किसको वोट दिया? जनता ने उत्तर प्रदेश में 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, क्योंकि नोटबंदी से अमीरों और जो खास करके ब्लैक मनी के हवाले से, हवाले धन के हवाले से जो आगे बढ़ रहे थे उनके ऊपर चोट हुआ। ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के साथ नहीं खड़े हो सकते। अतुल भी जाली हीरे दे के चला गया नीरव मोदी। 2019 के चुनाव की हम इस समय बात कर रहे हैं। ओके शेष जी, मैं एक छोटी सी बात, जी आप जो सीन दिखा रहे हैं जी, ये छोटे छोटे बच्चे अपने प्रधानमंत्री के साथ बताइए जितने लोग मिल रहे हैं, जितने लोग। अच्छा, क्यों अतुल अंजान, क्या नरेंद्र मोदी को भरोसा है और बीजेपी को भरोसा है कि 19 में वही आने वाले हैं, इसीलिए बार बार 2022 की बात कर रहे थे, इसीलिए व्याकुलता और बेसब्री की बात कर रहे थे कि मैं देश को ऊपर ले जाने के लिए व्याकुल हूं, या फिर ये व्याकुलता 19 में आने की है? अतुल अंजान, व्याकुलता 19 में आने की है। व्याकुलता 19 में आने की है, क्योंकि आज अब दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की सरकार खत्म हो गई, क्योंकि 12 लोकसभा के उपचुनाव में 11 चुनाव हार गई बीजेपी। 11 चुनाव हार गई और एनडीए के बड़े साथी शिवसेना क्या करेंगे? क्या अकाली दल करेंगे? अभी नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं मालूम है। महागठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, महागठबंधन बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं जानता। ये अब यहाँ तो कोई महागठबंधन की बात, ठीक है, वहां तो कोई महागठबंधन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए 15 अगस्त के दिन महागठबंधन से आपको आजादी मिल रही है क्या? शेष जी, मैं फिर आपकी बात आता हूं। मैं मानता हूं 15 अगस्त को देश को आशावान होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री जो अपना जो प्रॉमिस है उसे पूरा नहीं कर पाए, उनके खिलाफ कोई गठबंधन आएगा जो देश में एक बेहतर शासन व्यवस्था। कोई गठबंधन क्या होता है? मूलभूत सवालों का जवाब देगा। वही कोई गठबंधन है जिसने आपको गोरखपुर में हराया, फूलपुर में हराया, कैराना में हराया, जहां प्रधानमंत्री जी प्रचार करने के लिए गए थे। एक बात बताइए, स्वच्छ भारत मिशन का प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिक्र किया था। 16,000 करोड़ का ये लोग सेस बटोरते हैं, उसमें से मात्र 12,000 करोड़ का खर्चा है। 4,000 महागठबंधन से कोई गठबंधन और कोई गठबंधन से महागठबंधन नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि गठबंधन की इच्छा जो है वो बीजेपी की ज्यादा है कि राहुल गांधी को टारगेट ले लो और उनको खत्म करो, लेकिन ऐसा लगता है कि शरद पवार जो है हर पे आखिर है, वो महागठबंधन कहीं नहीं होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग टैक्टिकल काम करने जा रहे हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर राजनीति पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, हाँ, प्रधानमंत्री के भाषण की जो बात चल रही थी उसमें ये लोग नेता लोग हैं अपना जो चाहे बोलें। अब हम लोग जब बैठे थे सुबह डिस्कशन करने इसी स्टूडियो में, तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो जो मिसिंग थी वो ये था कि जो एग्रेरियन क्राइसिस है गाँव में, बात नहीं करी उस पर प्रधानमंत्री ने उस इश्यूज को, जैसे जिस वक्त फसलें खड़ी हैं और जानवर खा रहे हैं, जंगली जानवर भी हैं, अब तो घरेलू जानवर भी, गाय बछड़े भी आ गए हैं, इस इशू को, ये मेजर इशू है। हमें अफसोस है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती। एक दूसरा, नौकरियों की जो बात है, हमने कम से कम कई शहरों में बच्चों से बात की, वो कि भाई नौकरी कहाँ है। तो ये इन दो बातों को मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर ओवरलुक कर रहे हैं तो वो रिस्क ले रहे हैं। रिस्क ही रहेगा। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन संबित पात्रा आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुलेमान खान हाथ आप भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद एक ऐसे विषय को डिबेट के अंदर लेके आऊंगा जो इस समय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार पॉलिटिकल क्या स्टेटमेंट देने की विपक्ष कोशिश कर रहा है और बीजेपी कर रही है। मैं ब्रेक के बाद उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि ये 15 अगस्त आजादी का तो जश्न है ही, लेकिन क्या ये 2019 के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देने की कोशिश हुई है? एक अंतराल के बाद इसी पर आ रहा हूं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे बड़ा डिबेट शो। और इस दौर में मैं सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूं सुलेमान खान साहब और संबित पात्रा, आप ही के पास आता हूं। सुलेमान खान, मैं अनुरोध करूंगा 40 सेकंड में आप अपनी बात को विराम दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि 19 में हमारे हैं, और कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ना बने लेकिन हमारी अगुवाई वाली सरकार बनेगी, क्योंकि आपके बड़े नेताओं ने यही कहा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से वोट मांगा था 2014 में, वो 60 महीने के लिए मांगा था और कहा था अच्छे दिन लाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, किसानों को MSP प्लस 50% दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। इतना तो अधिकार है कि मुझे अपने एक सवाल का जवाब मिल जाए। नहीं, आप मुझे मौका देंगे तभी दे पाऊंगा। मौका दे रहा हूं मैं आपको, 40 सेकंड आप ही के। ये सारे उन्होंने वादे किए थे, वो फेल हो गए, तो अब ये कहते हैं कि मुझे आगे का वक्त दो। तो जनता 2019 में उनसे ये सारे सवाल पूछेगी और सब में वो विफल रहे हैं, फेल हो गए, इसलिए जनता उन्हें हराएगी और बीजेपी सरकार में नहीं रहेगी, कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, यूपीए, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी अब महागठबंधन में अगला भाषण रेड फोर्ट से राहुल गांधी जी देंगे एज प्रधानमंत्री। राहुल, ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सुलेमान खान की राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री क्यों कह रहा हूं, स्टेटमेंट देंगे, लेकिन अभिषेक मनु सिंह ने क्या बोला मैं बता देता हूं। हमें चाहिए आजादी जुमलेबाजी से, आजादी महंगाई से, काले धन से आजादी, गिरते रुपए से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बढ़ती हिंसा से आजादी, आत्महत्या से आजादी और मोदी के बुरे दिनों से आजादी। लास्ट वाला गड़बड़ है, बाकी ठीक। तो इतना लंबा सा स्पीच क्यों दे रहे थे? वो इतना ही कह देते हमें चाहिए कांग्रेस से आजादी, तो इससे आजादी, उससे आजादी, उससे आजादी, इससे आजादी, इतना बोलने की अभिषेक मनु सिंह तो लॉयर हैं, एक सेंटेंस में अपने कैप्सूल बना देते, हमें चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत, इतना कहने से समझ में आ जाता। तब वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या राहुल गांधी जी क्या करेंगे, वो अपना बेचारा क्या मोबाइल फोन है, भेल वाला मोबाइल फोन देख रहे थे, सुबह भी मैं देख रहा था जब प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, तो छोड़ दीजिए उनको। देखिए, एग्रीकल्चर के विषय में कुछ सवाल उठाए गए, MSP के विषय में विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री जी ने वहां बात की। आज एग्रीकल्चर की स्थिति यह है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वी हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड इत्यादि के माध्यम से जिस प्रकार वैज्ञानिकीकरण हो रहा है। इरिगेशन के विषय में प्रधानमंत्री ने बात की कि एक बहुत बड़ा स्टेप इरिगेशन के लिए लिया गया है। 2014 में प्रधानमंत्री ने किसानों को तब तो 2014 एक सवाल मेरा, एक प्रधानमंत्री ने एक तंज कसा कि बेसब्र और व्याकुल जो शब्द इस्तेमाल करे, उससे एक तंज कसा कि मुझे अक्सर ये बोला जाता है मैं व्याकुल हूं, बेसब्र हूं, और ये तंज था विपक्ष पर। देखिए, कि मैं देश की उन्नति के लिए व्याकुल और बेसब्र हूं। 2014 और विपक्ष कह रहा है कि 2019 के लिए व्याकुल और बेसब्र है। 2014 में प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन का आह्वान करते हैं जी, और 2018 आते आते हालत यह है कि 3 में से 1 ट्रेन लेट चलती है। ट्रेन में जो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, 100 गुना, मैं बता रहा हूं, ये प्रॉमिस और डिलीवरी का अंतर है। ये प्रॉमिस और डिलीवरी का अंतर है। 2014 में प्रधानमंत्री जी किसान के आत्महत्या की बात करते हैं, इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है किसान की आत्महत्या में, इनकी जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर, और ये भाषण में यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। मैंने कहा हमने कब कहा कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है? व्यस्त है, कब कहा? असलियत है। अतुल अंजान, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोई बेहतर बात भी कही? क्योंकि बुराइयां तो बहुत हो गई, कुछ तो अच्छा कहा होगा, कुछ तो आपको भी लगा होगा बेहतर था इस भाषण के अंदर। अमित जी, कुछ अच्छा ये था कि उन्होंने कहा कि हमें आगे ले जाना है, डिजिटल इंडिया करना है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाना है, ये सब बातें उन्होंने अच्छी की। शेष नारायण जी ने जो एक बात उठाई वो बहुत बुनियादी थी कि एग्रेरियन कृषि संबंधी जो संकट है उस पर कोई बात नहीं हुई। बात सही है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में 3 महीने में 384 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप पूछिए कि क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आप नहीं बता पाए। निर्यात हमारा निर्यात घट गया, निर्यात घट गया, आयात बढ़ गया। जी जी, आखिरी दौर है। संबित 10 सेकंड। देखिए, भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2019 के पश्चात भारत को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और 2019 में लाल किला के प्रांगण से श्री नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री को हम सबको संदेश देंगे। और अमित भाई, आपके साथ इसी प्रकार हम 7 बजे डिबेट भी करेंगे। ठीक है, ओके। अतुल अंजान, आपका शुक्रिया। शेष जी, आपका शुक्रिया। मुझे इस डिबेट को ही वाइंड अप करना पड़ेगा। सुलेमान खान साहब, प्लेजर हैविंग यू। घनश्याम तिवारी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का निष्कर्ष है, राजनीति तो हम डेली करते हैं और डेली मैं एक पॉलिटिकल कंक्लूजन देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज एक ही कंक्लूजन दूंगा, हिंदुस्तान का झंडा जो है वो सदैव ऊंचा रहे। जय हिंद। आज का निष्कर्ष यही है आज की बहस का। चाहे कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए और इस देश का झंडा ऊपर रहना चाहिए। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिलहाल इतना ही, और अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। चलते हैं सुमित के पास।